डियर स्टूडेंट, ये हमारा इकोनॉमी का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन के ऊपर, ऑप्शनलिटी कॉस्ट के ऊपर और एंगल कर्व के ऊपर। बट इसे पढ़ने से पहले हमने दो वीडियो जो डिस्कस करा है वो काफ़ी लेंदी वीडियो बन चुका था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट लगभग इतना लग जाएगा और इससे कम में हम उसका रिवीजन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इज अ सोशल साइंस स्टडी हाउ प्रोडक्ट सर्विस आर प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज यू नो वेरी वेल कि जैसे एक टीचिंग एक सर्विसेज है, और ट्रांसपोर्ट एक सर्विसेज है, और ट्रैवल एजेंसी एक सर्विसेज है, ठीक है, मेट्रो एक सर्विसेज है। तो कहता है कोई भी प्रोडक्ट आपके घर में जो भी सामान आता हो, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे कंज्यूम्ड होता है। हमारा इसका मेन मोटिव होता है कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, और इन्हीं सब की जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्यों मैक्सिमम आउटपुट? क्योंकि हमारे उसमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। तो इसी पे लियोनार्ड रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं इट्स अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे तौर पर नहीं है, तो क्या है? तो इट्स अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी कि सबकी नीड को फुलफिल और सबकी वांट को फुलफिल करा जा सके। ये हमारा इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव रहता है, जो कि मैक्सिमम आउटपुट हो सके। अब एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, रिमेंबर दैट वन थिंग, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? अगर वो पर्टिकुलर रीजन में, अगर वो एक्शन में हो, इकोनॉमिक्स अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में एक्शन में हो, दैट वी कॉल द इकोनॉमी। द सिंपल थिंग इज दैट द इंडियन इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक्स चल रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, वी कॉल द इकोनॉमी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी में। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉन मार्केट सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और मिक्स्ड में आएगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जब मार्केट, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म दोनों का मिक्स्ड पार्ट है, दैट वी कॉल्ड द मिक्स्ड मार्केट। इसका मेन मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन होता है। इसका मेन मोटिव सोशल नीड्स को फुलफिल करना होता है, और इसमें दोनों होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। फिर हमने देखा अभी तो कोई भी कंट्री प्योर कंपटीशन या बोल सकते हैं प्योर कैपिटलिस्टिक की तरह नहीं जा चुका है। बट एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसएसआर, पहले था, अब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 15 कंट्री में 1991 में। देन तब से अब तक कोई भी ना पूरा कम्युनिज्म की तरफ है, ना कोई भी पूरा प्योर कंपटीशन की तरफ है। नॉर्थ कोरिया लगभग इसके पास है, देन चाइना, वेनेजुला, फिर फ्रांस और यूएस। हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन है, पहले इंडिया 1991 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म से पहले वो था कम्युनिज्म की तरफ, फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया 1991 में, मिक्स्ड में आ गया, मिड में आ गया, देन इट टूवर्डली मूव टू द कंपटीशन, या यूएस की तरह तो नहीं है कैपिटलिस्टिक, बट उससे कम है। एक आता है, एक और वर्ड हमने देखा था, एनार्को कैपिटलिज्म। क्या होता है कि जहां पर पूरा फ्री हो, फ्री ट्रेड हो, हर एक चीज हो, और जहां की लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करती हो, दैट वी कॉल द एनार्को कैपिटलिज्म। इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी दैट कंबाइन एनार्किज्म, नो गवर्नमेंट विद कैपिटलिज्म, प्राइवेट ऑनरशिप एंड फ्री मार्केट है। इन दिस सिस्टम ऑल सर्विस, इवन द लॉ एनफोर्समेंट एंड कोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट और कोर्ट तक भी अगर किसी मार्केट में है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल कर रही है, वी कॉल द एनार्को कैपिटलिज्म। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये रिसेंटली आया है, इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही था। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया था? 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, बहुत बड़ा यूएस में हुआ था, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तो 1936 में एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है जॉन मैनियार्ड केनियन। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी एक बुक में बताया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, एक बुक का नाम याद रखना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। फर्स्ट टाइम इन्होंने मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। किस बंदे ने दिया था? जॉन, नाम ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड केनेस।
इस बंदे ने 1936 में बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंडिविजुअल लेवल पे सस्टेन करता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक पूरे के पूरे स्टेट या पूरे पूरे नेशन पे बात करता है। समथिंग इज देयर। और माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। रिमेंबर दैट वन थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी, वेयर एज द मैक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है। कुछ अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें, इट एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट और इंडिविजुअल मार्केट। इट स्टडी द इकोनॉमिक एज वेल एज होल, पूरी की पूरी स्टडी करेगा पूरे होल लेवल पे। इट स्टडी इशू लाइक द कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट एंड थ्योरी ऑफ फर्म। ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करने वाला है, सिंपल सी बात है, और ये एग्रीगेट पर स्टडी होगी इसकी, मिला जुला के सबकी। इट एज्यूम दैट द मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमी कांस्टेंट है, और जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी, वी एज्यूमिंग दैट द माइक्रो इकोनॉमी इज रिमेन कांस्टेंट। गॉट इट। इसका मेन टूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इसमें होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में स्टडी होती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमी में। देन इकोनॉमिक्स और एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स गुड हमने जैसे दो पढ़े थे, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट फुलफिल नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। इकोनॉमिक्स गुड्स क्या होता है? जो कि कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर सके और वांट को फुलफिल कर सके। कंज्यूमर जो चाहता है और जो उसकी नीड है उसको फुलफिल करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड। इसी में हमने सेकंड थिंग पढ़ा, राइवलरस और नॉन राइवलरस। नाम तो समझ में आ रहा है। राइवलरस वो होते हैं जिसमें कंपटीशन होता है प्योरली, और नॉन राइवलरस में जिसमें कंपटीशन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने खाने पीने की बात करें तो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा और बोतल वाटर, तो ये आपका है, ठीक है। बट इसमें अगर बात करो रेसिपी की, तो रेसिपी सबको मिल सकती है, इट्स अ कॉमन। इसमें कोई कंपटीशन वाली ऐसी कोई भावना नहीं रहेगी इतनी जितनी कि राइवलरस में रहेगी। रेसिपी आप कह सकते हो कि रेसिपी आपने परचेज करी 15-20 रुपये 50-100 रुपये में, बट बात करें एज कम्पेयर टू पिज़्ज़ा के रिगार्डिंग, तो पिज़्ज़ा में कंपटीशन इसमें ना के बराबर है, या ना, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट वो मिल जाएगा रेसिपी कैसे, बट कोई खाना ला के नहीं देगा। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाइल्ड फिश, स्टॉक्स, टिम्बर, ऑयल, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो ये हमारा राइवलरस में इससे कंपटीशन हो रहा है। नॉन राइवलरस में सनशाइन, भैया सूर्यदेव आपको गर्मी दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, उसको कोई मना नहीं है। फ्रेश एयर मोस्ट कंटेस्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि शूज़ हो गया, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, इसमें भाई कोई सॉफ्टवेयर आ गया, कोई डाउनलोड कर लो, कोई ऑनलाइन आर्टिकल आ गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर में भी अगर मोनेटाइज हो जाए तो इस पर ऐड आए तो वो अलग बात है, तो तब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। गॉट इट। देन अब बात करते हैं पब्लिक सर्विस। सीट इन अ बस और हॉस्पिटल बेड, अगर आप कहीं जा रहे हो तो जो सीट है, सर्विसेज है, अगर उसके लिए राइवल रेस है, कॉम्पिटिशन है। बट बात करें जैसे नेशनल डिफेंस, आप इंडिया का पार्ट हो, तो नेशनल डिफेंस आपको मिली ही। आप टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हो तब भी आपको नेशनल डिफेंस की सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं क्योंकि बाहर को बंदा आके आपको उड़ा के चला जाएगा। फिर हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, इन और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कितना, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, और कितने क्वांटिटी में बनाना है। गवर्नमेंट हर बार बजट में अपना उसका मेन विजन क्लियर रहता है, कितना क्या किस चीज़ सेक्टर पे फोकस करना है, किस सेक्टर पे ज़्यादा इन्हेंस करना है ताकि वो ग्रो हो सके। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी वी प्रोड्यूस। देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको, और एक होम टू प्रोड्यूस, कौन उसको प्रोड्यूस करने वाला है। जैसे ये राइस की बात कर रहा था हमने, वेस्ट बंगाल में स्पेशली राइस का होता है, और वो जाके साउथ या क्या कहते हैं वेस्ट की तरफ उसका सप्लाई कर देते हैं। तो 3 थिंग इज दैट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, WHW, मतलब व्हाट, हाउ, होम। फिर आए हम
पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी वो होती है जब किसी भी कोई सजेशन देने के लिए, कोई प्रॉब्लम की सजेशन देने के लिए हमारे पास ऑथेंटिक डाटा हो, हवाबाजी नहीं हो रही हो, दैट वी कॉल्ड द पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी, हाउ प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हाउ प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ द एक्चुअल डाटा। Whereas in the normative economy, based on opinion and suggestion, opinion और suggestion के बिहाव पर, अगर और विदाउट एनी एक्चुअल डाटा, तो वो क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। मैंने एक सैलरी का एग्जांपल बोला था, मानो किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसका बजट तय है कि भाई 10,000 रुपये एजुकेशन में चला जाएगा, 5,000 रेंट चलेगा, 5,000 रुपये में घर का खर्चा इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा। बट वो बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके गया कि मुझे घर बनाना है, तो वो बंदा जिसके पास गया वो कहता है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 होती तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस तरीके से होता, जो कि अभी करंट टाइम में उसकी सैलरी नहीं है उतनी। तो जो बंदा उसको सजेशन दे रहा है, कोई भी सजेशन दे रहा है, वो विदाउट एनी एक्चुअल डाटा, विदाउट एनी बेस लाइन वो सजेशन दे रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये बोलते हैं फालतू की फर्जावड़ी करना, मतलब। देन स्टॉक और फ्लो वेरिएबल, क्या होता है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल? एक्सप्रेस्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने कहा आपकी जेब में कितना पैसा है, देन यू कैन से कि सर 100 रुपीज़ है या 200 रुपीज़ है। तो एक्सप्रेस्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी पॉइंट में अगर आप बता सको कि भाई इतना कैपिटल है, या मैं बोलता हूँ अब इकोनॉमी में टर्म में कैसे कि भारत की अभी जीडीपी कितनी है, यू कैन इजीली नो। अभी कह सकता हूँ कि 2026 में डिफेंस के लिए कितने बजट में दिया गया है, यू नो वेरी वेल, अच्छे से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में या पर्टिकुलर अमाउंट बताया गया है। फ्लो वेरिएबल क्या होता है कि 10 साल बाद इंडिया की जीडीपी इतनी हो जाती, तो बाय द टाइम ड्यूरेशन वो चीज़ है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल, हैज बोथ द टाइम डायमेंशन एंड टाइम रेफरेंस, जिसको बताने के लिए हमको टाइम डायमेंशन भी इंक्लूड होता है, टाइम का रेफरेंस भी। फ्लो वेरिएबल नाम से समझ रहा है जो फ्लो कर रहा है, और फ्लो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। फ्लो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हमने देखा 5 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। इसका वन ऑफ द मेन एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। अब क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर क्या होता है कि अगर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, कोई भी कंपनी में क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस लेवल पे रिसर्च जो होती है, वो सब जो टीम लीडर और जो होते हैं, दैट वी कॉल्ड R&D, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के फॉर्म में। और कंसल्टेंसी देने वाले भी क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। आते हैं क्यूनरी सेक्टर, इन चारों को जो बेड़ा चला रहा है वो क्यूनरी सेक्टर चला रहा है, क्योंकि क्यूनरी सेक्टर के डिसीजन पे, यानी गवर्नमेंट बॉडी ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन पे, जो पीएमओ लेवल पे होते, जो सीएमओ लेवल पे होते हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं, कि उनके डिसीजन इम्पैक्ट करेगा पूरे के पूरे सेक्टर पर। तो एक्टिविटी इन दिस सेक्टर इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज। कोई भी एक्टिविटी जो कि हाई लेवल डिसीजन बॉडी होती है उसको बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर। काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया गया है। अब आते हैं देन हमने कुछ PYQ देखे थे, ठीक है। PYQ में हमने कल देखा था स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर कोई एग्रीकल्चर का सामान आया, गेहूं आया, कुछ भी आया, चावल आया, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो आप स्टोर कर रहे हो, तो आप बताओ क्या वो मैन्युफैक्चर होगा, वो प्राइमरी का पार्ट है, सेकेंडरी का पार्ट है, टर्शियरी का पार्ट है? तो सिंपल सी बात है, ये टर्शियरी का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, स्टोर कर रहा है। स्टोर मतलब सर्विस दे रहा है, वो बंदा बना नहीं रहा, ना मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सर्विस दे रहा है। डेयरी फार्मिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल को एक्सप्लोर कर देना, एक्सप्लोर करना, तो सर्विसेज की बात हो रही है। तो इट्स आल्सो द टर्शियरी सेक्टर। वीविंग क्लॉथ इज द सेकेंडरी सेक्टर। तो अब तीनों करेक्ट हैं, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सब के रिगार्डिंग। फार्मर प्लग, एक काम करते हैं, अब आते हैं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, वर्किंग कैपिटल पढ़ाया नहीं अभी आपको है, ये आप देख सकते हो। इसमें पूछा गया है कि इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सा है। टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते। तो ब्रांड रिकॉग्निशन ये इनटेंजिबल है, ठीक है। इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट इज व्हाट, द इंटेंजिबल। मेलिंग लिस्ट इज अ इंटेंजिबल। तो 1 2 3 1 3 4 इज अ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेंट्री इज व्हाट, द टेंजिबल। फिजिकल गुड लाइक रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द इंटेंजिबल। फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे। डिमांड मार्केट में किस चीज़ की उठ रही, कैसे पता चलेगा कि अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ किसी चीज़ की, यानी कि मैं विलिंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को खरीदूँ, उस प्रोडक्ट को खरीदूँ। दूसरा, मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ उसको खरीदने की। तो विलिंग एंड एबल टू पे इज अ टू कंडीशन फॉर द डिमांड। अगर मैं चाहता तो हूँ 100 आईफोन खरीदने की, बट मेरे जेब में मात्र 1 लाख ही रुपए पड़ा है, तो मैं विलिंग तो हूँ बट एबल नहीं हूँ, तो उस कंडीशन में वो डिमांड नहीं कहलाएगा, डिमांड सिर्फ एक की ही कहलाएगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिमांड इज व्हाट, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। टू थिंग्स इज रिमेंबर एट हियर, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। तो इसे हम बोलेंगे डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी भी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ा दो तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब किसी भी चीज़ का क्वांटिटी का प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को कम खरीदेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के टाइम पे अगर एक पिज़्ज़ा 100 रुपीज़ का आता है, ठीक है, अगर कल को वो पिज़्ज़ा 200 का आ जाएगा, तो पहले अगर मैं 2 पिज़्ज़ा खरीदा रहा था, सपोज दैट आई मेड 2 पिज़्ज़ा, तो अब कल को जाके प्राइस के बढ़ने पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक पिज़्ज़ा ही खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा उतना ही है कि मैं सिर्फ 200 रुपीज़ है, तो उस बजट में मैं पिज़्ज़ा खरीदने जाऊँगा तो मैं देखूंगा भैया कि क्या करूँ मैं, तो मैं एक पिज़्ज़ा ही लूँगा, 2 नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरे पास बजट ही नहीं है। तो क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो वैसे वैसे उसी प्रपोर्शन में क्वांटिटी घटती है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है किसी क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये है, तो आप देखोगे किसी क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये है और तो उसकी क्वांटिटी देखो बेटा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5000 क्वांटिटी को खरीद सकता है। उसी तरीके से अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस 20 रुपये है तो वो बंदा अब क्वांटिटी जो लेगा वो 4000 की क्वांटिटी लेगा। किसी क्वांटिटी का प्राइस, किसी कॉमोडिटी का प्राइस अगर 30 रुपये होता है तो 3000 क्वांटिटी लेगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ओनियन हमने देखा था कि सर्दियों के टाइम पे कैसे ओनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग क्वांटिटी कम खरीदते हैं। एक्सेप्शन होता है इसमें कुछ गिफन गुड और वेबलन गुड के बारे में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं गिफन गुड और वेबलन गुड क्या होता है। गिवन गुड वो होता है, इसको बोलते हैं असेंशियल कमोडिटीज, असेंशियल जो जरूरत है इंसान की, वो छोड़ नहीं सकता। वेबलेंट गुड होता है जो कि फर्जीवाड़ा या शौक में खरीदता है, जैसे कि आईफोन का चस्का है। जैसे किसी की सैलरी है 20,000 रुपये या 15,000 रुपये, वो आईफोन का चस्का इस तरीके से लगाया कि EMI पे किडनी बेच के वो ये आईफोन दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड के लिए ले लेगा कि हाँ मेरे पास है। तो गिफन गुड इज व्हाट, द असेंशियल गुड। गिफन गुड क्या होता है, असेंशियल गुड्स। वेयरएज वेबलेंट गुड किसे बोलते हैं, जो कि स्टेटस का सिंबल होता है, इट आल्सो कॉल्ड द स्टेटस सिंबल। स्टेटस का सिंबल होता है ज्वेलरी। प्राइस बढ़ेगा, लोगों को मैटर नहीं करेगा, तब भी वो खरीदेंगे। जितने की लग्जरियस वॉच होती है, क्लोथ, ब्रांडेड क्लोथ होते हैं, वो लोग खरीदते ही स्टेटस के शो ऑफ के लिए हैं। उन गुड्स को बोलते हैं वेबलेंट गुड। उसमें एक चीज अच्छी होती है कि प्राइस बढ़ेगा भी ना, तब भी बेवकूफ लोग, मतलब लोअर द मिडिल क्लास, उसकी डिमांड करने वाले हैं कि शो ऑफ वाली जिंदगी जीनी है। तो गिफन गुड और वेबलेंट गुड आर नॉट कंसिडरेबल इन द लॉ ऑफ डिमांड। वो कंसिडर नहीं करेंगे किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में। बातें हैं नॉर्मल गुड्स। डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। प्राइस के बढ़ने पे, इनकम के बढ़ने पे डिमांड ऑब्वियसली अगर बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। जैसे कि मैं अगर पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था, अब 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ,
तो मैं अपने घर में जो मेरे जो नीड्स है थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं चाहूँगा जो मेरा टीवी पहले डब्बे वाला था अब मेरे पास एलईडी टीवी आ जाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कर वाला टीवी आ जाए, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी। पहले मैं अगर चप्पल पहन रहा था, चप्पल भी नहीं थे तो मैं नंगे पैर घूम रहा था, अब चप्पल पहन के घूमूंगा, फिर जूते पहन के घूमूंगा। यानी कि सिंपल सी बात है, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं कि इनकम के बढ़ने पे उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस या इनकम बढ़ेगा किसी भी बंदे का, वो उस चीज़ की डिमांड कम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेटस का एग्जांपल लिया था पहले। अगर आपके पास जैसे नोकिया 1400 या 1200, या खैर वो भी तब भी ठीक है, वो लेना लोग इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि कहेंगे तेरा इतना कमा रहा है, मात्र 1200 रुपये का फ़ोन लेकर, डब्बा वाला फ़ोन लेकर घूम रहा है, अंकल जी का फ़ोन डब्बा वाला है। तो या एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, पहले हम लालटेन में पढ़ते थे, फिर कमाने लगे और फिर हमारे पास एक घर में बल्ब आया, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस बल्ब को लगा लिया। यानी कि इस चीज़ की डिमांड तो घट गई ना। क्यों घटी? क्योंकि अब लोगों के पास क्या है, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से लालटेन की डिमांड कम हो गई। आपने ऑब्वियसली आप 10 साल पहले देखे होंगे लालटेन स्टिल चलता था, या शायद कहीं गांव में अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट इसकी डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर जो है वो कम करेगा, इसका मैन्युफैक्चर बनाना कम कर देगा। तो दैट वी कॉल द इन्फीरियर गुड, समय के साथ, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक के साथ दूसरा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है कि मैं अगर बात करता हूँ कि आज अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और तब मैं बाइक ले रहा हूँ, ठीक है, बट कल को पेट्रोल की कीमत 500 रुपये हो जाती है। आज अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ है, कल को उसी पेट्रोल की कीमत अगर 500 रुपये हो जाती है, तो अब आप क्या करोगे? पेट्रोल तो छोड़ो, बाइक लेना ही बंद कर दोगे। भाई बाइक क्यों लूँ मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगा, पब्लिक व्हीकल से जाऊँगा। दैट वी कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक के बढ़ने पर, एक के प्राइस बढ़ने पर, एक कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ने पे दूसरी कॉमोडिटी का प्राइस घटता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो डीजल इन सब के प्राइस बढ़ाती है तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा कि लाखों जने जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जॉब करते हैं उनके जॉब पे खतरा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल प्राइस 150 अपने कमाने के लिए 150 कर देगी। उनको भी पता है कि भैया लोग बाइक खरीदना कम करेंगे, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मूव होगा। तो एक बात सोचो, जब इतनी सब स्टडी हो रही है दैट वी कॉल द इकोनॉमिक्स, और इन्हीं एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है दैट वी कॉल द इकोनॉमी। तो इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, डिमांड ऑफ अ गिवन कम्युनिटी डिक्रीज। किसी कम्युनिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरी कम्युनिटी का प्राइस घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट देना। देन सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है? इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ अ गिवन कम्युनिटी इंक्रीज। मतलब एक के प्राइस बढ़ने पे दूसरे का प्राइस भी बढ़ जाएगा। सब्सटीट्यूट, इफ प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ द गिवन कम्युनिटी इंक्रीज। कल को मैं मानो मैं रही ज़्यादा हूँ और मैं चाय पीता हूँ, सॉरी चाय नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ शो ऑफ के लिए। कल को कॉफ़ी का प्राइस 250 से होके 500 हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं शिफ्ट कर जाऊँगा चाय की तरफ। सस्ता चाय, नशीला चाय, अच्छा चाय, ठीक है। तो यानी कि जो पहले बंदा कॉफ़ी पीता था अब उसकी डिमांड क्या होगी? चाय पे मूव कर गए। तो इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूट। यानी कि मैंने अपना सब्सटीट्यूट देखा कि भैया मुझे सस्ते में कहाँ मिल रहा है, उसे कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड। बेवलेंट गुड भी ऑलरेडी डिस्कस। क्या ये पूरा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ से? आइए क्वेश्चन देखो और फिर पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल ले, किस तरह से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आया, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। मान लेते हैं सारी की सारी चीज आउटर एनवायरमेंट की कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है सब कुछ अनचेंज है। मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज। मार्केट में डिमांड किसी चीज की उठ रही है, तो क्या क्या कारण है? मार्केट में किसी चीज की डिमांड उठ रही है, किसी प्राइस की डिमांड उठ रही है, तो क्या कर रहा है? जो सब्सटीट्यूट है क्या उसका प्राइस बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, अभी तो सीखा।
क्या, टी और कॉफ़ी का। अगर टी का डिमांड उठ रहा है तो ऑब्वियसली जो कॉफ़ी है उसका डिमांड भी उठेगा। तो क्या करा है, प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीज, यस। तो पहला ऑप्शन तो है, तो जहाँ पहला नहीं है इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। फिर क्या कहता है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होगा? नहीं, कॉम्प्लीमेंट का प्राइस तो डिक्रीज होता है, जैसे कि हमने देखा पेट्रोल का एग्जांपल देखा था और बाइक का एग्जांपल देखा था। तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा जहां गलत हुआ, डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब बचा 3 है कि नहीं, उस पर देखो। द गुड ऑफ इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज। जो गुड था वो इन्फीरियर गुड था और कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ रही है। अब दिमाग लगाओ, मैंने कहा अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं इन्फीरियर गुड क्या खरीदूंगा? ऑब्वियसली नॉट, मैं इन्फीरियर गुड नहीं खरीदूंगा। तो यह तो स्टेटमेंट ने ही आंसर दे दिया। क्या बोल रहा है, द गुड इज एन इन्फीरियर, वो जो गुड है वो इन्फीरियर है, जिसके प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी डिमांड बढ़ रही है। इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ रही है तो भैया या तो सैलरी फिर कम होगी, सैलरी बढ़ेगी नहीं, उल्टा होता है इसमें। तो भाई ये तो कैंसिल आउट। दैट इज आल्सो द कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल होता है, तो रिलेटेड करता है। तीसरा भी कैंसिल आउट। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा। चलो चौथा पढ़ते हैं। इट प्राइसेस फॉल। डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है ना, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस का बढ़ने पर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ चुका होगा। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इन्फीरियर गुड आर दोज हुज डिमांड डिक्रीज व्हेन द इनकम राइजेस, एग्जांपल ग्रोसरी ग्रेन्स, चीपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ अ कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई कम्युनिटी को गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है तो क्या ऑप्शनलिटी कॉस्ट जीरो होगी? अब हम आज समझेंगे ऑप्शनलिटी कॉस्ट किसे कहा गया है और क्या इसका मेन तात्पर्य है। ऑप्शनलिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। अगर किसी चीज़ का जो प्राइस है वो आम जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक कहा जाता है नथिंग इज फ्री, इफ यू डू नॉट पे द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। आप क्विट लाइन में लिख सकते हो और आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है। क्या है, इफ यू डू नॉट पे द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप उस चीज़ की कीमत अदा नहीं कर रहे हो ना, तो आप खुद उसकी कीमत हो। व्हाट्सअप, यूट्यूब आपको क्या शो ऑफ कर रहे हैं? ठीक है, आर्टिकल फ्री ऑफ को जो मिल जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं ना, उसकी कीमत क्या है? वो बंदा जो लाखों रुपए ले रहा है उस आर्टिकल को लिखने का, वो जो कंटेंट राइटर जो कि रात दिन एक कर रहा है, आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या? इफ़ यू डू नॉट पे द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। यानी कि उसके पीछे हिडन सीक्रेट तो हैं जो कि आपको बताया नहीं गया हो। द ऑप्शनलिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। वो जो ऑप्शनलिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको? टैक्स पेइंग पब्लिक को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कहा है, ऑप्शनलिटी कॉस्ट रिफर टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ रिसोर्सेज इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। व्हेन, अब इसमें आप रीड कर लेते हैं, चलिए एक बार। When the government provide a good or service is free, it still has to spend resources, money, labor, capital to produce it. Those resources could have been used elsewhere, infrastructure, defense and education, etc. Since the consumer does not pay, the cost is borne by the government, which fund this through the tax revenue collected from the public, and hence the burden is transferred from the consumer to the टैक्स पेयर। सीधी ये बात है, वो टैक्स पेयर को ही देना पड़ेगा एट हाउ रिटेनिंग कॉस्ट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्यों जरूरी था ये सब का रिवीजन? क्योंकि देखो एग्जाम में जो निकलता है ना, वो ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता। पहली बात, एग्जाम निकलता है उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से। क्योंकि आपके मेमोरी में जो भी आप डाटा फिट कर रहे हो, एग्जाम टाइम पे धड़ल्ले से जो चीज़ इंस्टेंट में आएगा उस पर टिक करके निकल जाओगे। क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं होगा क्या था क्या आ रहा होगा, क्योंकि लाखों जने कंपटीशन दे रहे हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं। उस टाइम पे
आपकी मेमोरी में कितना फीडेड है और कितना मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखा है, उस पर एग्जाम निकलता है। तो दैट्स वाई मैंने आज का ये पूरा सेशन पहले एक बार रिवाइज कराया, देन वी आर मूव टू द राइट नाउ टॉपिक। तो आप इसे एक बार रीड करिए, देन वी हैव टू स्टार्ट। आते हैं बजट लाइन के ऊपर। अगर आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक है तो आप पेज नंबर 17 पे आ जाइए, जो कि मेरा तो अभी एडिशन है 2026 का। इसमें दे रखा है बजट लाइन। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद ऑल हिज और हर अवेलेबल इनकम और बजट। बजट लाइन slope downward and at straight line. The slope of the budget line is also called the price ratio, which is constant. Graphical representation of all possible combination of two goods a consumer can afford to buy with all his income and budget. दो, अब क्या कह रहा है, दो गुड्स हैं, दो गुड्स हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, इनकम और बजट। मेरी एक सैलरी है या मेरे पास मानो 100 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ मान लेते हैं। आई हैव 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ में मेरे पास ऑप्शन है दो चीज़ खरीदने की, टू प्रोडक्ट बाय करने की मेरे पास ऑप्शन है। एक मैं ले लेता हूँ कि बर्गर आ रहा है 10 रुपये का, ठीक है, और एक आता है चाय आती है 5 रुपये में, दैट इज़ फॉर टी एंड दैट इज़ फॉर बी फॉर बर्गर। एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो 10 रुपये है, ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन से मैं क्या क्या चीज़ खरीद सकता हूँ, क्या क्या कॉम्बिनेशन मैं, हो सकता है तुम एक बर्गर खरीद लूँ, या मैं हो सकता है कि 8 बार चाय पी लूँ, हो सकता है मैं 10 बार चाय पी लूँ, एक बर्गर भी ना खाऊँ, या हो सकता है कि मैं 2 बर्गर खा लूँ, 2 बर्गर खाता हूँ और 6 बार चाय पीता हूँ, हो सकता है मैं 3 बर्गर खा लूँ, या कह सकते हो 4 बार चाय पी लूँ। ये भी हो सकता है कि मैं 4 बर्गर खा लूँ और 2 बार चाय पी लूँ, या मैं 5 बर्गर खा लूँ और मैं एक बार भी चाय नहीं पीऊँ। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है टू बाय। इस लाइन से पहले पहले जो भी, देखो, इस लाइन से पहले पहले जो भी अफोर्ड कर सकता है, ये अफोर्डेबल है पूरा, ठीक है, इसके बाद अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इस लाइन को बोलते हैं बजट लाइन। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो गुड्स हैं, उस दो गुड्स को मैं किस किस कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकता हूँ, ठीक है, उसको, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस लाइन को, रिप्रेजेंटेशन को बोलूँगा क्या, ग्राफिकल बजट लाइन। ऑब्वियसली बात है, इसका जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, इंक्रीज तो हो रहेगा नहीं, क्योंकि एक मेरे पास लिमिट है। मैंने जैसे 10 रुपये की बर्गर बोला तो मेरे पास एक लिमिट है, और एक टाइम पे मैं दूसरी क्वांटिटी नहीं खरीद सकता। एक क्वांटिटी मेरी वाई है, एक क्वांटिटी मेरी एक्स है। अगर मैं मैक्सिमम क्वांटिटी वाई की खरीदूंगा, मैक्सिमम क्वांटिटी अगर मैं जैसे बर्गर की लूँगा, तो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी यानी कि जो एक्स की क्वांटिटी, चाय की क्वांटिटी, वो मेरे पास 0 हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैं जो दूसरी क्वांटिटी है बर्गर की, वो मैंने थोड़ा कम कर दिया, तो मैं जो दूसरी क्वांटिटी, दूसरी कॉमोडिटी है, यानी कि फर्स्ट कॉमोडिटी जो कि हमारे पास है एक्स या बर्गर, उससे हल्का कम कर दिया, तो मैं चाय भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने देखा 4 बर्गर लिया तो मैं क्या करूँ, 2 बार चाय पी सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप इसको रेशो में काटोगे तो इस तरह आ जाएगा। फिर 5 बर्गर लिया, या इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट कॉमोडिटी के रिस्पेक्टिव सेकंड कॉमोडिटी का जो रेशियो होगा, या बोल सकते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, किस किस पॉसिबल आउटकम में वो चीज़ खरीद सकता हूँ, तो उसे बोलेंगे बजट लाइन। और इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड, बस इतना ध्यान रख लेना, स्लोप इज डाउनवर्ड। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस रेशियो।
इसे क्या बोलूँगा, प्राइस रेशियो। रीड करिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। एग्जाम में 2 गुड्स की जगह 3 गुड्स आ जाएगा, 4 गुड्स आ जाएगा, 4 गुड्स आ जाएगा, बट आपको ध्यान देना है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ 2 गुड्स, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 गुड्स के, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद ऑल दिस इनकम एंड बजट, जो कि अपने बजट में, अब ये पूरा का पूरा क्या उसका बजट लाइन है, बजट के अंदर आ जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, प्राइस रेशियो। तो पहला, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन है और 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा इसमें क्या बोला गया है, स्लोप कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा, स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। और इट इज आल्सो कॉल्ड, बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, द प्राइस रेशियो। इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइस रेशियो। अब आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट बढ़ता है। अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, हमने देखा था टैक्स पेयर वाला एग्जांपल देखा था, एग्जामिनेशन में आ रखा है। क्या है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके पास एक ए है और एक बी है, 2 करियर ऑप्शन है, एक ए है दूसरा बी है, करियर ऑप्शन ले लो, ठीक है, एक ए दूसरा बी। आपने ट्रेड ऑफ करा, क्या करा, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ इज व्हाट, द डिसीजन। ट्रेड ऑफ किसे बोलते हैं, डिसीजन। मेरे पास 2 करियर ऑप्शन थे, एक ए पाथ का था, दूसरा बी पाथ का था। मैंने चूज करा ए। अब बी पाथ से जो जो मेरे को फैसिलिटी मिल सकती थी, उसकी अगर मैं मॉनेटरी टर्म में अगर प्राइस की बात करता हूं, तो उस कॉस्ट को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई हैव 2 ऑप्शंस, इधर फ्रॉम ए इधर टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मनाली जाने का या थाईलैंड जाने का, ठीक है। एक था मनाली और दूसरा था थाईलैंड, तो मैंने चूज कर लिया मनाली का। बट ये मेरा था ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ यानी कि भाई मैंने चूज करा, मेरा डिसीजन था कि मैं मनाली जाना चाहता हूँ, मैं थाईलैंड नहीं जाना चाह रहा था। तो थाईलैंड का जो जितना भी कॉस्ट होगा, जितना भी दो ट्रिप का ऑफर आए थे, अब मैंने चूज कर लिया मनाली, तो जो थाईलैंड की जितनी कॉस्ट है वो हमारा हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने इसको गवाया ना, मैंने एक चीज को चुना, 2 में से किसी एक चीज को चुना, अब दूसरी चीज की जो कॉस्ट बनती, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट है। द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन यानी कि इसके अलावा मानो मनाली, थाईलैंड और गोवा, यहाँ पर एक और गोवा, तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता थाईलैंड होता, फिर गोवा होता। तो यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो अगला बेस्ट अल्टरनेटिव होता, आप मनाली ना चुनते तो क्या चुनते, थाईलैंड चुनते, तो थाईलैंड की जो कॉस्ट पड़ती उसको क्या बोला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट किसकी, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, चली जाती है, ऐसा नहीं वो भी रहेगा, वो चली जाती है। उसकी जो भी कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अभी याद कर लो साथ के साथ, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। चला गया नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कई सारे ऑप्शन थे बट मैंने चुना मनाली जाने का, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो भी उसका कॉस्ट है उसको बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन गुड ओवर द अदर। क्या कॉस्ट, एक किसी मैंने चूज करा जो कि द कॉस्ट ऑफ वन गुड ओवर द दूसरे गुड्स को छोड़ के जिसकी कॉस्ट थी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सिंपल से इसी लाइन को डिफाइन कर रखा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला सिंपल सा देख लो, एफओ माइनस का सीओ। क्या बोल रहा हूँ, एफओ माइनस का सीओ, रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन ओपिनियन। जो मुझे थाईलैंड जाके जो सुकून मिल सकता था, क्या मजा है, थाईलैंड जाके जो सुकून मिल सकता था
उसकी जो कॉस्ट होगी रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन माइनस का रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन, और जो मैंने चूज करा मनाली जाने का, जब थाईलैंड माइनस का मनाली यानी कि रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन, जो कॉस्ट निकालने ना, जो हमने खोया तो क्या खोया, पहले उसको रख दो, रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन माइनस का रिटर्न ऑन चूजन, जो हमने चूज करा ऑप्शन को, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनलिटी कॉस्ट। एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्किंग अर्न, मानो कि मैं दिन का कमा रहा हूँ 3000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे। आपने चूज करा टू चूज योर पार्टी, जिसकी कॉस्ट थी 1500 रुपये। अब ऑप्शनलिटी कॉस्ट कितनी आएगी? 3000 तो गए, जो एक दिन में काम दहाड़ी पे नहीं गए, काम कर रहे नहीं गया, और साथ में 1500 मैंने और गवा दिए। किस में? तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शनलिटी कॉस्ट निकली वो 1500 निकल जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल को रहने देता हूँ। अब आते हैं लास्ट में एंजल कर्व। क्या होता है एंजल कर्व? एक जर्मन स्कॉलर हुए, जिनका नाम है अर्नस्ट एंगल। क्या? अर्नस्ट एंगल, यही नाम प्रोनाउंसिएशन। टेल अस अबाउट हाउ मच कमोडिटी अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। हाउ मच कमोडिटी अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। एक लेवल पर यह रिलेशन बताता है कि आपकी इनकम का अगर डिफरेंट इनकम पे, यानी कि पहले कम था अब ज़्यादा है, अब कल को और ज़्यादा होगा, डिफरेंट इनकम लेवल पे कंज्यूमर किस कमोडिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है, जो उनका जो रेशियो है या उनका जो रिलेशन है उसको बोलेंगे एंगल कर्व। हाउ मच कमोडिटी अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो अब एग्जांपल क्या है, देखो सैलरी, ठीक है, इनकम कर्व गुड्स, अगर आपकी प्राइस सैलरी बढ़ रही है, सैलरी के साथ आप एक नॉर्मल गुड्स है तो सिंपल सा आपको बढ़ता रहेगा, ये ग्राफ सीधे स्ट्रेट जाएगा। बट एक बार तो ये होगा, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो अब दूसरी तरफ जो भी इंफीरियर गुड होगा उसकी आप डिमांड कम करना कर दोगे। तो एंगल कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द कमोडिटी अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, जो भी कमोडिटी अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, उतने ही इनकम लेवल एक इनकम लेवल है, फिर इनकम लेवल चेंज हुआ, फिर इनकम लेवल चेंज हुआ। अब मैं जिस कमोडिटी का यूज करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम करता हूँ, ये अब दूसरे प्राइस लेवल पे, दूसरे इनकम लेवल पे उसी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर क्या चेंज हुआ है उसको बोलेंगे एंगल कर्व। मान लेते हैं मेरी सैलरी थी पहले 10,000 रुपये, ठीक है, मैं किसी कमोडिटी यानी कि बर्गर पहले मैं खाता था एक, मेरी सैलरी हुई 15,000 रुपये, अब मैं बर्गर खाता हूँ 2, अब मेरी सैलरी हुई 30,000 रुपये, अब मैं बर्गर खाता हूँ 3। तो डिफरेंट इनकम बढ़ने पर जो कमोडिटी है उसकी कंजप्शन पर क्या असर हुआ है, उन दोनों के रिलेशन को बोला गया एंगल कर्व। क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये इंफीरियर गुड के केस में अलग होगा, रिमेंबर दैट, हमको पता है इंफीरियर गुड का केस अलग होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो भैया मैं उसको डिनाई कर दूंगा उस कमोडिटी को। बट अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं लैपटॉप खरीदूंगा, मैं कैमरा खरीदूंगा, मैं आईफोन खरीदूंगा, तो एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। खैर आईफोन तो आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा वाइब्रेंट गुड का। तो आई होप ये वीडियो में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पहले आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट रिविजन करा और आज ऑप्शनलिटी कर्व, एंगल कर्व, ठीक है, और बजट लाइन के ऊपर हमने अच्छे से डिस्क्राइब करा है। थैंक यू वेरी मच।